फ्रांस की राजधानी पेरिस और लिली में लगातार हिंसा भड़की हुई है। लोग सड़कों पर आकर आगजनी कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले सुरक्षा कर्मियों ने एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा था और रोकने पर नहीं रुका। बस इसके बाद से पूरा फ्रांस शहर समझ लीजिए जल रहा है। लोग सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को रविवार से जर्मनी के एक स्टेट विजिट पर जाना था, लेकिन इतनी अशांति हो जाने के बाद शायद इमैनुअल ने यह दौरा अपना रद्द कर दिया। वहीं पूरे फ्रांस में 1300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हो। श्रावण मास के पवित्र माह को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उनको साफ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले श्रावण महीने में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो कांवड़ियां हैं वो भारी संख्या में निकलते हैं, उनको भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। इसी को लेकर जो डीसीपी ईस्ट है सौमेंद्र मीणा, उन्होंने जो कि देहात क्षेत्र का जो चंबल घाट है वहां पर जाकर निरीक्षण किया है और वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्षों को भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बताते चले, बारिश के टाइम चंबल घाट पर भारी कीचड़ के चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। साथ ही साथ इस समय जो पीपा का पुल है उसे हटा दिया जाता है और जो नया पुल है वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, पुल चालू नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान और एमपी के लिए जो कांवड़िया जाते हैं और एमपी से जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी का एक स्टीमर वहाँ संचालित है जिसमें ज्यादा सवारी नहीं जा सकती। इन सब चीजों का निरीक्षण डीसीपी ने लिया है और सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिसके चलते कांवड़िया को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं डीसीपी का कहना है कि आने वाले समय में श्रावण मास में और यहाँ पर 2 स्टीमर संचालित किए जाएंगे, किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। श्रावण मास के बाराबंकी में निजी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 2000 की नोटबंदी पर भी खड़े किए कई सवाल। दरअसल बाराबंकी में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश को बांटने का काम किया है व देश में महंगाई चरम पर है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में 2000 की नोटबंदी पर भी कई सवाल खड़े किए। कहा कि 2000 की नोटें सबसे ज़्यादा किस बैंक में जमा हुई, इसका जवाब भारत सरकार दे। वहीं 9 साल के जश्न पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन आज लोक कल्याण दिवस के रूप में अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और करीब 1 बजे सपा कार्यालय भी पहुंचेंगे। लगातार आपको बताते हैं सपा कार्यालय के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है। कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगातार वहां पहुंच रहे हैं और ढोल लगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। आपको बता दें पूरा विक्रमादित्य मार्ग पर होर्डिंग लगी हुई है बधाई और शुभकामनाओं की। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो बीते साल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किए हैं, उनको भी गिनाया जा रहा है। विक्रमादित्य के बाहर तमाम होर्डिंग लगी हुई है जिसमें अखिलेश यादव द्वारा किए गए वो कार्य बताए गए हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे। इसके अलावा आपको बता दें 11 बजे करीब अखिलेश यादव बाराबंकी जाएंगे। वहां पर एक स्कूल है उसका लोकार्पण करेंगे, लखनऊ पब्लिक स्कूल का। और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बाराबंकी में तमाम प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया है। बागपत के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। आज उनका 50वां जन्मदिन मनाया गया है। लोक कल्याण दिवस के रूप में यह जन्मदिन मनाया गया है। आज कार्यालय पर केक काटा गया और हवन किया गया है। वहीं पर पार्टी कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने शपथ ली है कि लोकसभा 2024 में भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिताया जाएगा। यूपी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार यूपी सरकार काम कर रही है। कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिले और होंगे जहां पर अब आईसीयू की सुविधा होगी। हालांकि अभी तक प्रदेश के 21 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है। 16 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा बढ़ने के बाद अब इनकी संख्या 37 हो जाएगी। 213 नए बेड भी प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे।
क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के जो बड़े जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, नोएडा हो या उसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर हैं, वहां के मेडिकल कॉलेजों पर काफी दबाव है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत 16 और जिलों में आईसीयू की सुविधा के साथ ही 213 बेड भी बढ़ाने जा रही है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और जो बड़े जिलों के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर भी प्रेशर को कम किया जाए और जो इलाज में लगने वाला समय है उसको भी घटाया जा सके। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने घर घर जाकर बूथ संपर्क अभियान किया। हरदोई देहात के चित्तरपुरवा में प्रधान श्यामुल के साथ घर घर जाकर बूथ संपर्क अभियान किया, साथ में लोगों को पत्र की बात की। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वहां उनकी विशेषताएं बताई, धरातल पर क्या कार्य किए हैं मोदी सरकार ने, जिसको लेकर लोगों को बताया और जागरूक किया। मोदी सरकार ने धरातल पर किस तरीके से सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जिसको लेकर लोगों से बातें शेयर की। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम अपने बकायेदारों से वसूली में एक ओर विफल नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर प्रीपेड उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम भी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का सॉफ्टवेयर कर रहा है। कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको लगातार बिल भेजा जा रहा है। ये उपभोक्ता वो हैं जिन्होंने प्रीपेड मीटर ले रखा है। प्रीपेड मीटर की अगर बात की जाए तो समय पर रिचार्ज कराया जाता है, रिचार्ज खत्म होने पर बिजली कट जाती है। ऐसे में उन उपभोक्ताओं को बिल भेजकर परेशान करने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा जिन उपभोक्ताओं के पास लगातार बिल भेजा जा रहा है कब तक उनकी समस्या का निदान कराया जाएगा। गोरखपुर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, खासतौर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रैक आज गोरखपुर पहुंची है और गोरखपुर पहुंचने के बाद रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर से 7 तारीख को इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के पूर्वोत्तर रेलवे तैयारी में जुटा हुआ है। खासतौर से गीतापुर से वर्ष शताब्दी समारोह के समापन पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे गोरखपुर। मेरठ के किठूर विधायक शाहिद मंजूर और उनके भाई पर अब प्रशासन का शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। पहले मवाना प्रशासन ने 28 बीघा जमीन को कुर्क किया और वहीं उसके बाद जिला अधिकारी दीपक मीणा ने मुख्य सचिव के लिए पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि शाहिद मंजूर और उनके भाई ने 2012 में 28 बीघा जमीन पर बैनामा कराया है। सरकारी संपत्ति का बैनामा कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में खल नहीं रहा था। 2012 में जिस वक्त सपा सरकार में शाहिद मंजूर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त 28 बीघा जमीन का बैनामा कराया जाता और उसके बाद उस जमीन के कागजात की जिस वक्त बात निकल के आती है, प्रशासन कागजात मांगता है, उस वक्त कहीं ना कहीं शाहिद मंजूर और उनके भाई हाथ झाड़ते हुए नजर आते हैं। शाहिद मंजूर की 28 बीघा जमीन को मवाना प्रशासन ने पहले कुर्क किया है, उसके बाद अब शासन के लिए पत्र लिखा जाना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाहिद मंजूर का बैनामा एक राज्यपाल के पत्र पर हुआ था। उसी पत्र की अगर बात की जाए तो ओरिजिनल पत्र शाहिद मंजूर और उनके भाई प्रशासन को पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के फिलहाल जिला अधिकारी दीपक मीणा की कमेटी ने एक पत्र शासन को भेजा है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि शाहिद मंजूर का जो पत्र है वो कहीं ना कहीं वैलिड नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर के शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर सरकारी जमीन का बैनामा कराया गया है। जिस वक्त शाहिद मंजूर सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, गांव राधना के अंदर 28 बीघा जमीन पर कब्जा किया और उसके बाद उसका बैनामा करवाया, जिसको लेकर के अब फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या लखनऊ से विधायक पर कोई कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन जुटा तैयारियों में। आपको बता दें कि आने वाली 4 तारीख को सावन माह का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो ज़िले में नदियां हैं वहां से जो शिवभक्त हैं वो जल भरकर शिव पर जलाभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज ज़िले के मऊरानीपुर तहसील अंतर्गत देवरी घाट में जिलाधिकारी एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने देवरी घाट स्थित दसान नदी पर स्थलीय निरीक्षण किया और वहां पर जो भी कमियां हैं उनको अधीनस्थों को जल्द सही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी न होने पाए। इसके अलावा उन्होंने कहा बैरिकेटिंग एवं रस्साबल्ली गाड़कर वहां पर जो भी सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा वहां पर जो कांवड़ियों को व्यवस्थाएं हैं उनकी जल्द पूर्ति की जाए। कांवड़ एंटी करप्शन ब्रांच की
मधुर वर्मा के नेतृत्व में डीसीपी श्वेता सिंह चौहान और एसीपी जर्नैल सिंह की टीम भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के लिए जांच कर रही थी, जिसके चलते टीएसआर से संबंधित बड़ी संख्या में मूल पंजीकरण फाइलें बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त की गई। जांच में पिछले परमिट धारकों और वर्तमान परमिट धारकों की जांच की गई तो पता चला कि जाली और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण में प्राधिकरण अधिकारियों, दलालों और डीलरों की संदिग्ध भूमिका है। साथ ही इनके बीच बड़े स्तर पर साठगांठ का स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ। पीड़ितों और मृत परमिट धारकों के परिवार के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया है। वर्ष 2021 में कई मामलों में परमिट धारकों की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके परमिट फर्जी और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर अन्य लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। सारे सबूतों को जुटा एंटी करप्शन ब्रांच ने एक मोटर वाहन निरीक्षक, टीएसआर के 10 डीलर, फाइनेंसर और 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां स्वास्थ्य महकमों को लिए लगातार करोड़ों रुपए का बजट दे रही है और इसे सुधारने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नए निर्देश पारित कर रहे हैं, वहीं उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा अब इस व्यवस्थाओं को लगातार पलीता लगाने में जुटा हुआ है। इसकी वानगी आज उन्नाव में उस समय सामने आई जब अचलगंज थाना क्षेत्र में एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, इन घायलों के लिए बुलाई गई 108 एम्बुलेंस जब मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए स्टार्ट की गई तो वो बंद हो गई और इस एम्बुलेंस में ग्रामीणों द्वारा धक्का लगाया गया। कहीं न कहीं ग्रामीण भी इस बात को कह रहे हैं कि उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा अब धक्का पलट हो गया है। अब देखना ये होगा कि अगर लगातार सीएम और डिप्टी सीएम के आदेशों के बाद भी उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा ऐसे ही लचर बना रहता है तो कैसे जो स्वास्थ्य महकमा है सारी सुविधाएं आम जनमानस तक कैसे पहुंचाएगा। कानपुर के जाजमऊ थाने में बकरीद की नमाज के दौरान खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जाजमऊ थाना पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें कि देश भर में ईद का त्यौहार 2 दिन पूर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कानपुर में भी ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई, मगर इसी दौरान कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में स्थित जाजमऊ के दादा मियाँ मस्जिद में कुछ लोगों ने खुले में नमाज अदा की, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पीस कमेटी की बैठक में पुलिस प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों को ये बता दिया था कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी इस तरह का गलती करने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई। योगी सरकार लगातार जो सरकारी गल्ला वितरण प्रणाली है उसको लगातार बेहतर करने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में भी अब सरकारी जो गल्ले की दुकान है, सरकारी उचित दर विक्रेता की जो दुकान है, वो जनपद में 75 ऐसी दुकानें बनने वाली हैं जो योगी सरकार के द्वारा एक नया मॉडल शुरू जारी हुआ है। आपको बता दें जिस तरह से जो दुकानें हैं वो संकरी गलियों में है, वहाँ तक जाने के लिए जो राशन लेने वाले लोग हैं वहाँ पर उनको बड़ा समस्याओं का सामना करना होता था, उनके वाहन नहीं पहुँचते थे, जिसको लेकर के ये शासन ने जो एक निर्णय लिया है कि एक उचित दर की जो दुकान बनाई जाएगी वो बेहतर दुकान बनाई जाएगी। वहीं शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन के आसपास ऐसी दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जहां ये दुकान होगी जिसका 484 वर्ग फीट में भी होगी और वहीं हर जनपद में ऐसी 75 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि अब राशन लेने वालों के लिए समस्या नहीं होगी, उन्हें पतली गलियों में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी जगहों पे दुकानें होंगी जहाँ पे आसानी से उनको राशन मिल सके, आसानी से उनका वाहन। बरसात शुरू होते ही सड़कों के हाल खस्ता दिखाई पड़ने लगे। हम बात कर रहे हैं उस सड़क की जिस सड़क को लेकर के राजनीतिक गलियारों में सियासत हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुसाफिर खाना और पारा मार्ग की, जो कि इस वक्त हल्की बरसात में तालाब में तब्दील दिखाई पड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कि अमेठी और सुल्तानपुर को जोड़ते हुए अयोध्या को जाती है। इसके हालात इस तरह हो गए हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें दिखाई पड़ रही हैं और बरसात होने के चलते
सड़कों में गड्ढे में पानी भर गया है, जिससे वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहीं हजारों लोग इस सड़क से आते जाते हैं और दर्जनों लोग गिरकर चोटिल भी हुआ करते हैं। और हम बता दें आपको कि जिस तरह से इस सड़क की सियासत राजनीतिक गलियारों में हुई थी, ये वही सड़क है जिस सड़क को लेकर के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह लखनऊ के गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे थे और इसका सवाल जो है उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने में ये सड़कें कंप्लीट करवा दी जाएंगी। लेकिन 6 महीने बीतने को है और अभी तक सड़क का हाल जस का तस बना हुआ है। के मोदीनगर थाना खंजरपुर क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन यदि गाजियाबाद के मोदीनगर की बात करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर अपराध है उस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ घटती नजर आ रही है। जालौन में 2 दिनों से हो रही बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि नाले उफना चुके हैं और गलियों में भी पानी भर चुका है। वहीं नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों में खासा आक्रोश पनप रहा है। बता दें कि जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट दफ्तरों एवं गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोग गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं और लोगों में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें कि कुछ नगर पालिका की तो जालौन कोंच नगर पालिका की लापरवाही के कारण प्रमुख इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं मंकी पॉइंट पे मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील क्षेत्र में आने वाला जो मंकी पॉइंट है, जो लोनावला का घाट किया बताया जाता है, खंडाला का, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल पे यहाँ पे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा तरह से यहाँ पे धुआं जो दिखाई दे रहा है, बारिश की धीमी गति से गिर रही है और बारिश गिरते करते ही यहाँ पे पर्यटन जो है यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटन मंकी पॉइंट पे पहुँचे और पहुँचने के बाद जो आनंद है, जो धुआं यहाँ से पूरी तरह से गिरा है, धुएं में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पे अपना पर्यटन स्थल पे आनंद लेते हुए वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। मैं मंकी पॉइंट पे मौजूद हूं। दबंगों ने एक परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 सदस्य गंभीर घायल हो गए। हालांकि उनको तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री और DGP से गुहार लगा रहा है कि उसको न्याय मिले, लेकिन देखना होगा कि आखिर उन दबंगों पर कब कार्रवाई होगी। ऐसे दबंगों ने जब घर में घुसकर परिवार पर लोहे की राड और लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हालांकि हमले के बाद से पुलिस ने मामूली धाराओं में FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी पुलिस के चंगुल से वो दबंग दूर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अवैध कटान करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इनका सबसे बड़ा संरक्षण है वन विभाग। वन विभाग जिस तरह से संरक्षण दे रहा है और लगातार हर मशीनों पर आपको अवैध लकड़ी जरूर मिलेगी। अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होने के बाद क्या ये लकड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती कैसे हैं और इन लकड़ियों को यहाँ पर पहुँचना सबसे बड़ा सबूत है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, वन विभाग उस पर गंभीर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल ज़रूर है और किस तरह से कार्रवाई हो पाएगी आगे आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद वन विभाग इस पर कितना गंभीर होता है, ये देखने वाली। कानपुर शहर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनता की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर के जूही खलवा पुल पे देखा जा सकता है। इस समय हम उसी पुल पर मौजूद हैं जहां पर आपको दिखा दें कि ये जूही खलवा पुल है। बाकायदा यहाँ पर ट्रेन जो है वो देखिए ऊपर से जा रही है और उसके ठीक नीचे जो सड़क मार्ग का रास्ता है वो पूरी तरीके से एक नदी में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर कानपुर नगर निगम की तरफ से एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, जिससे यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, इस जल भराव को निकाला जा सके, मगर नगर निगम की वो व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि ये ढालू पुल में
पिछले एक हफ्ते की बात बताएं तो यहाँ पर एक युवक इस पानी में डूबकर डिलीवरी बॉय जो था उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद और घटना होने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है और बाकायदा आपको दिखा दें कि यहाँ पर ढालू पुल में एक बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है ताकि बारिश के समय यहाँ पर कोई ना आ सके ना जा सके। बाकायदा यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी खड़ा किया गया है ताकि जो भी लोग इस पुल को क्रॉस करने का प्रयास करें उनको रोका जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरह से तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से इस ढालू पुल में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए प्लांट लगाया गया था, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जलभराव की समस्या की बात करें तो ये केवल एक जगह का नहीं बल्कि कानपुर शहर की सभी अधिकतर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है, जिसका साफ तौर पर यह कारण है कि सीवर की सफाई और नालों की सफाई ना होना। ऐसे में कानपुर नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर उजागर हो रही है। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया।